बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडिएट स्कूल। बेटा मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ वो 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 का थर्ड थ्योरम है। बेटा आपको पता है कि आप लोगों के ख़ासतौर पे फेडरल बोर्ड के बच्चों के जो थ्योरम्स हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मोस्टली ये पेपर में आया हुआ है, अगर आप लोग पास पेपर देखें तो। बेटा चलते हैं टॉपिक की तरफ। बेटा मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने लिख दी है और वो स्टेटमेंट ये है, द लाइन सेगमेंट कॉमा है जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, फिर कॉमा है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। बेटा मैं आपको पिछली वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ कि अगर थ्योरम के अंदर इफ़ और देन की बात लिखी हुई हो, ये लफ्ज़ लिखे हुए हो, तो इफ़ के बाद जो कुछ आता है बेटा वो गिवन में लिखा जाता है और देन के बाद जो चीज़ आती है वो टू प्रूफ में आती है। लेकिन बेटा अगर थ्योरम के अंदर इफ़ और देन दोनों लफ्ज़ मौजूद ना हो तो जो स्टेटमेंट होती है वो सारी की सारी आपके लिए टू प्रूफ के तौर पर होती है। आप वो स्टेटमेंट टू प्रूफ में लिख सकते हैं या वहाँ से चीज़ें आप पिक करके तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी टू प्रूफ के अंदर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूँ तो यहाँ पे इफ़ नहीं है, देन नहीं है, तो फिर मैं गिवन कैसे लिखूँगा बेटा? सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि गिवन की हेडिंग दी और हमारे पास गिवन सिर्फ इतना सा है कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, ए बी और सी, और उसके मिड पॉइंट्स है ये यहाँ पे जो बात लिखी है। बस इन मिड पॉइंट्स के नाम हम लोग लिख देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी में एक साइड है ए बी, उसका मिड पॉइंट एल है, और एक साइड है ए सी और उसका मिड पॉइंट क्या है, एम है, और एक लाइन है कौन सी, एल एम, जो इन मिड पॉइंट्स को क्या कर रही है, मिला रही है। टू प्रूफ पे मैं बाद में आता हूँ, पहले हम लोग ये बात लिख लेते हैं यहाँ पे। इन triangle A, B and C, L is the midpoint किसका भला, AB का, of AB, and M is the midpoint of AC। इसके अलावा बेटा ये लाइन जो है एल एम, ये क्या कर रही है, ये मिड पॉइंट्स को मिला रही है, तो एल एम इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, जो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। और ये सारी की सारी बात इसी लाइन सेगमेंट की हो रही है। ये जो एल एम है ना, थ्योरम के अंदर इन्हीं की बात हो रही है। जब ये स्टेटमेंट में ये बात कही गई है ना, द लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है किनको, मिड पॉइंट्स को। मिड पॉइंट्स किसके, दो साइड्स के, और वो दो साइड्स भी किसकी, ट्राइंगल की। यानी एक लाइन सेगमेंट जो कि ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, वो लाइन क्या है, इज पैरेलल। वो लाइन पैरेलल है किसके, टू द थर्ड साइड। जरा दो लाइंस के तो मिड पॉइंट थे जिनको वो कनेक्ट कर रही है, तो थर्ड के वो क्या होगी, पैरेलल होगी, और इज इक्वल टू, और वही जो लाइन सेगमेंट है वो बराबर होगा किसके, 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, जो थर्ड साइड थी उसकी लेंथ के हाफ के। बेटा दोबारा सुनिए, एक वो लाइन, मतलब इस डायग्राम में जो लाइन है एल एम, ये क्या कर रही है, ये ज्वाइन कर रही है किसको, मिड पॉइंट्स को। किन के मिड पॉइंट्स को, ए बी के मिड पॉइंट को और ए सी के मिड पॉइंट को। सो ये लाइन एल एम जो कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ये पैरेलल है, इज पैरेलल, ये पैरेलल है किसके, थर्ड साइड के। थर्ड साइड कौन सी बची, बी सी, और यही लाइन इज इक्वल है, बराबर है किसके, 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के हाफ के। किसकी लेंथ के हाफ के बेटा, बी सी की लेंथ के हाफ के। मैं ये टू प्रूफ की हेडिंग में ये चीज़ें आपको लिख के बताता हूँ बेटा। देखें ये आया हमारे पास टू प्रूफ, और उसमें हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। नंबर 1 हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है बेटा, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, कौन सा, एल एम बेटा, इसकी बात हो रही है। ये जो है ये पैरेलल है किसके, थर्ड साइड के, और थर्ड साइड कौन सी है बेटे, वो है बी सी। और इसी तरह से एक और चीज़ हमें प्रूव करनी है, और वो चीज़ हमें प्रूव करनी है कि यही साइड जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, यानी एल एम, ये कॉन्ग्रेंट है, ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, 1/2 के। किस चीज़ का 1/2, उसी थर्ड साइड का, यानी किसका, बी सी का।
तो इस तरह से बेटा हम लोग प्रूफ लिख सकते हैं। अगर आपने ये पूरी बात इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द लेंथ ऑफ बी सी। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो इस तरह से भी आप टू प्रूफ लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ कि अगर इफ और देन का वर्ड नहीं होता तो आप स्टेटमेंट को भी टू प्रूफ के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे कि ये जो लाइन सेगमेंट है कौन सा एल एम इज पैरेलल टू थर्ड साइड बी सी एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। तो ये इस तरह से भी आप इस टू प्रूफ को लिख सकते हैं। तो बेटा अब हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, और मैं आपको हमेशा ये बात बताता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा वर्ड जो है ना टॉपिक है जो कि आपको हमेशा अपने जहन में रखना है, इसको याद रखना है आपने कि हम क्या करेंगे। तो देखिए बेटा कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो लाइन है एल एम इसको आगे बढ़ाऊंगा कहाँ तक, एन तक, ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास कौन सा हो जाएगा, एन, और फिर आप इस एन को ज्वाइन कर दो किसके साथ, बी के साथ। इस तरह से बेटा आप एंगल्स के नाम रख दें यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास एंगल 1 है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंगल 3। लेकिन ये जो आपने एल एन बढ़ाया है ना बेटा, वो आपने इस तरह से बढ़ाना है कि ये एल एन कॉन्ग्रुएंट हो किसके, एल एन के। अब हम लोग इसको जो है वो लिखते हैं, अब हम लोग इसको मज़ीद लिखते हैं। मैं इसको मज़ीद डार्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि इजीली आपके लिए ये विजिबल हो। ठीक हो गया बेटा। तो अब मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, जो कुछ मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया वही मैं लिखूंगा। तो देखें, मेक क्या चीज़, एल एन इन सच अ वे दैट एल एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एल एम। इसके बाद क्या करें, ज्वाइन करें आप किसको, एन को। मैंने ज्वाइन किया था एन को किसके साथ, विद बी, और मैंने एंगल्स के नाम रखे थे तो वो भी मैं लिख देता हूँ, नेम द एंगल्स, और मैंने नाम रखे हुए हैं, एंगल 1 रखा हुआ है, एंगल 2 रखा हुआ है और रखा हुआ है एंगल 3। तो ये बेटा हमारे पास कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाती है। अब हम लोग इनके टू प्रूफ पे इसको प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। तो बेटा मेरे पास ना मैंने आपको पहले भी बताया, जो नई ट्राइंगल होती है ना उसकी हमने कॉरिस्पॉन्डेंस लेनी होती है। तो अभी मेरे पास जो नई ट्राइंगल बनी है ना वो ट्राइंगल बनी है BLN। तो मैं BLN को कॉरिस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ किसके साथ, ALN के साथ, और फिर यहीं से हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव करते जाएंगे। देखिएगा बेटा, मैं ले रहा हूँ कॉरिस्पॉन्डेंस ट्राइंगल BL और N की किसके साथ, ट्राइंगल AL और N के साथ। एहतियात से देखिएगा, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो बेटा इन दो ट्राइंगल्स के अंदर मुझे 3 चीज़ें देखनी है कि कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट है। तो बेटा पहली चीज़ देखें, ये जो इस ट्राइंगल की ये साइड है कौन सी, LN। मैंने कंस्ट्रक्शन में इसको किसके इक्वल लिया हुआ है, LN। NL जो है वो साइड है BLN की और LM साइड है ALM की। तो यानी इस ट्राइंगल की एक साइड जिसका नाम है LN वो कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल की एक साइड की और जिसका नाम क्या है, L और M। और ये बात कहाँ पे लिखी हुई है बेटा, देखेंगे यहाँ पे लिखी हुई है और इसकी हेडिंग क्या है, कंस्ट्रक्शन। सो इसकी रीजन भी क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन ही हो जाएगी। अब बेटा दूसरी चीज़ पे आते हैं, और वो इजीली आपको यहाँ पे मतलब गिवन में और टू प्रूफ में नहीं है, लेकिन अगर आप गिवन में गौर करें ना तो हमें पता है कि L जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। यानी ये जो पॉइंट है L ये मिड में है, किसके मिड में है, AB के मिड में है। अगर कोई पॉइंट मिड में होता है तो मिड से ऊपर वाला हिस्सा और मिड से नीचे वाला हिस्सा ये भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दोबारा सुन लें, AB का मिड पॉइंट है L और हमें पता है मिड पॉइंट दरमियान में होता है तो उससे ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हिस्से क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि LB
इज कॉन्ग्रेंट है किसके, एल ए के, और मैं इसकी रीज़न जो है एल ए के, और मैं इसकी रीज़न जो लिखूंगा वो लिखूंगा एल इज मिड पॉइंट किसका भला, ऑफ ए बी। ये आपके पास हो गया बेटा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर बनने वाले एंगल जो हैं वो क्या होते हैं, वो वर्टिकल एंगल्स होते हैं और वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैंने इस तरह से क्रॉस करके आपको दिखाया था, इस तरह से। अगर दो लाइंस ऐसे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी बराबर होते हैं। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी क्या होते हैं, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और ऐसे बनने वाले एंगल्स को हम लोग बोलते क्या हैं, वर्टिकल एंगल्स बोलते हैं। तो बेटा इस डायग्राम में आप देखो तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और वहाँ पे कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और हम लोग इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, इसकी रीज़न आएगी वर्टिकल एंगल्स। आप ऐसे याद रख लें कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ऐसे इस तरह बनने वाले अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसकी रीज़न हो जाएगी बेटा वर्टिकल एंगल्स। तो बेटा देखिए तीन चीज़ें हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन सी दोनों ट्राइंगल्स बेटा, ट्राइंगल BLN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AL और M। और बेटा इसकी रीज़न क्या होगी, साइड साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड और एंगल। बेटा अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एंगल्स भी सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे और इनकी जो बाकी की साइड्स हैं, दो तो मैं ले चुका हूँ, तो जो एक थर्ड साइड बची है वो भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो पहले मैं एंगल ले लेता हूँ। इस ट्राइंगल का एंगल 3 ये कॉन्ग्रुएंट होगा इस ट्राइंगल के एंगल A के, यानी ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यही बन रहा है। और दूसरा बेटा इसकी रीज़न क्या होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसी तरह से बेटा इस ट्राइंगल की ये साइड कौन सी, NB, ये कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, AM के। और इसकी रीज़न क्या हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बेटा हम लास्ट थ्योरम में ये बात पढ़ चुके हैं, लास्ट थ्योरम में, कि अगर किसी साइड का अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना तो उनकी साइड्स पैरेलल भी होती हैं। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, जैसे ये एंगल 3 और एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने से साइड्स लाजमी तौर पर पैरेलल भी हो जाती हैं। कॉन्ग्रुएंट तो मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये ट्राइंगल का हिस्सा और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो साइड्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेकिन पैरेलल होने के लिए शर्त है कि उन साइड्स के एंगल्स भी क्या हों, कॉन्ग्रुएंट हों। तो इस साइड के पास NB के पास जो एंगल 3 है वो साइड AM के एंगल A के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है ये साइड NB और AM ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मैं लिख रहा हूँ यही बात, और इसकी रीज़न जो है ना वो यही है कि इनके एंगल्स क्या हैं, वो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब मैं इसकी रीज़न यही लिखूंगा कि एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। जब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वहाँ पर बनने वाली साइड्स हमेशा ही पैरेलल होती हैं। मैंने अगर आपको फ़र्ज़ करें ये नहीं ज़हन में आ रहा तो ये समझिए कि ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे आपने यहाँ पे भी 90 का एंगल बनाया, यहाँ पे भी। अब ये एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है ना तो ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो साइड्स क्या हो गई, वो पैरेलल हो गई। बेटा अब गौर कीजिएगा, अगर ये NB ये पैरेलल है AM के, तो क्या ये इसके नीचे वाले हिस्से के भी पैरेलल होगी MC के? यस ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि ये एक ही लाइन है AM और C। अगर कोई लाइन AM के पैरेलल है तो वो MC के भी क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी। तो हम लोग लिखेंगे एंड NB वो पैरेलल है किसके, MC के भी, ठीक है। और उसकी रीज़न यही है कि ये चूंकि NB वो पैरेलल है किसके, AM के, तो वो AM ही का पार्ट है MC, तो वो उसके भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सॉरी बेटा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक मसला आया, और वो मसला ये कि आपको ये पता था कि M क्या है, M तो मिड पॉइंट है। ये M जो था वो तो मिड पॉइंट था किसका, AC का। और ये बात हमने कहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ पे लिखी हुई है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब है जितना MC है
उतना ही क्या है ए एम है, मतलब एम सी और ए एम क्या है, कॉन्ग्रेंट है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ए एम, और हम ऊपर ये बात लिख चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये कि ये जो ए एम है ये कॉन्ग्रेंट हो गया है किसके, एन बी के। देखें ए एम ही किसके कॉन्ग्रेंट, एन सी के। और ये बात हमारे पास जो है ना, ये बात हमने यहाँ पे प्रूव की है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तो उनकी एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट और साइड भी कॉन्ग्रेंट। तो ऊपर मैं ये प्रूव करके आया हूँ कि ए एम किसके कॉन्ग्रेंट है, एन बी के। और अभी मुझे पता है कि एम चूंकि मिड पॉइंट है तो ए एम किसके कॉन्ग्रेंट है, एम सी के। अब ए एम ही एम सी के कॉन्ग्रेंट और ए एम ही एन बी के कॉन्ग्रेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू एन बी। और अगर मुझे इसकी रीज़न लिखनी पड़े तो इसकी रीज़न यही है, बोथ कॉन्ग्रेंट टू ए एम। बेटा अगर अब हम लोग गौर करें तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि एन बी और एम सी, एन बी और एम सी ये कॉन्ग्रेंट हैं, यहाँ पे प्रूव कर दिया, ये जिस पे मैंने एरो बनाया है। और ऊपर मैंने क्या प्रूव किया है कि एन बी और एम सी पैरेलल है, यहाँ पे मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, एंड एम सी पैरेलल टू एन बी। और इसकी रीज़न मैं लिख देता हूँ कि प्रूव्ड है। ऊपर मैंने प्रूव किया है, कहाँ पे प्रूव किया बेटा, ये प्रूव किया हुआ, ये देखें। अब अपोजिट साइड्स क्या हो गई, वो कॉन्ग्रेंट भी हो गई और पैरेलल भी हो गई। 11th चैप्टर का सेकंड थ्योरम हमें ये बात बताता है कि अगर दो साइड्स पैरेलल भी हों और वो कॉन्ग्रेंट भी हों तो वो पैरेललोग्राम बनाती हैं। अब हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये एन बी और एम सी ये कॉन्ग्रेंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। इसका मतलब है ये जो डायग्राम है कौन सी, बी सी एम एन, ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है, पहले मैं ये बात लिख दूं, सो बी सी एम एन इज पैरेललोग्राम। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट एंड पैरेलल। तो अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब है इसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल तो हैं ही हैं, कॉन्ग्रेंट भी हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और कॉन्ग्रेंट भी। हमने प्रूव ये किया है ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों ही कॉन्ग्रेंट हैं। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गए तो इसका मतलब है ये साइड ऊपर वाली और नीचे वाली ये दोनों भी आपस में पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रेंट भी हैं। चूंकि ये बी सी एम एन पैरेललोग्राम प्रूव हो गई है तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो एन एम है ये ऊपर वाली पूरी साइड ये पैरेलल भी है किसके, नीचे वाली साइड के, मतलब बी सी के, और एन एम ये कॉन्ग्रेंट भी है किसके, बी सी के। और रीज़न इसकी भी यही होगी कि ये अपोजिट साइड्स हैं किसकी, अपोजिट साइड्स हैं किसकी, पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी पैरेललोग्राम, बी सी एम एन। बेटा यहाँ से बस अब हमारा रिजल्ट निकलेगा कि अगर ये एन एम ये पूरी साइड बी सी के पैरेलल है तो एन एम ही का हिस्सा तो है कौन भला, एल एम। तो एल एम भी क्या होगा, वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। दोबारा सुन लें, अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये आधी लाइन एल एम ये भी इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। और यही बात हमने क्या करनी थी, वो हमारे पास तो प्रूफ में थी। ये देखें ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई। अब मैं सेकंड हिस्से पे मूव कर रहा हूँ। मुझे ये पता है कि ये जो था ना ये एल एम ये मिड पॉइंट था और जितना बड़ा एल एम था उतना बड़ा ही क्या था, एन एल था। इसका मतलब ये है कि ये जो एल एम है ये अपनी पूरी साइड का हाफ है। दोबारा सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि हमने एल एन उतना बड़ा बनाया है जितना बड़ा एल एम है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट आ रहा है मिड में। अगर मैंने ये वाला हिस्सा देखना है कि एल एम क्या है तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एल एम अपने फुल का हाफ है। मतलब ये हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो साइड है कौन सी, एल एम, ये हाफ है किसका, अपने फुल का। और इसका फुल क्या था इस लाइन का, वो था एन एम। अब मुझे ऊपर देखना है, पैरेललोग्राम में जब मैंने प्रूव किया था कि ये एन एम किसके कॉन्ग्रेंट है, ये देखें वो कॉन्ग्रेंट है बी सी के। तो आप सिंपली क्या करो, एल एम
जो है 1/2 वैसे का वैसे, 1/2 वैसे का वैसे, और एन एम की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दो, BC। और ज़रा इसकी रीज़न क्या लिखोगे आप, वही लिखोगे, एन एम इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, BC। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास पहली चीज़ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई इस जगह पे, और यहाँ पे हमने दूसरी चीज़ भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। तो इस तरह से बेटा हमारा ये थ्योरम मुकम्मल होता है। आप लोग जब भी इसको करें तो एक बार इसी मेथड से करें, इन्हीं नाम के साथ करें। दूसरी बार अगर आप अपनी प्रैक्टिस मजबूत करना चाहते हैं तो आप ये नाम चेंज करके और ख़ुद से इसको करने की कोशिश करें। थ्योरम्स जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, आपके लिए ये इम्तिहान में सॉल्व करना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। कीप सपोर्टिंग अस बेटा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।